नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ मारी है और समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हर बड़ा अपराधी माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है और मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश ने आतंकियों पर से मुकदमे वापस लिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा और जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि हर बड़ा अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है। उन्होंने कहा कि सीएम बनते ही अखिलेश ने आतंकियों पर से मुकदमों को वापस लिया था। तो ये बड़ा आरोप और बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के संबोधन में, रैली के संबोधन में उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने आतंकियों पर से मुकदमे वापस लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां पर सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर बड़ा अपराधी, हर बड़ा माफिया समाजवादी पार्टी का पोषित और समाजवादी पार्टी का शागिर्द है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने आतंकियों के ऊपर से मुकदमों को वापस लेना शुरू कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी पर यह बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीतापुर में एक रैली को, एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने उन पर हमला बोला और लगातार जहां जहां भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा हो रही है, वहां पर लगातार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। और एक और बड़ा बयान सीतापुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि सीएम बनते ही अखिलेश यादव ने आतंकियों के ऊपर से जो मुकदमे थे वो दर्ज किए, जो मुकदमे थे वो वापस लिए और जितने बड़े माफिया, गुंडे, अपराधी, जितने बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के शागिर्द हैं। तो सरकार क्या कहती थी? अरे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। एक शब्द तो उनका मिलता था, सीमा पार के आतंकवादी है। और आज आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब तो जोर से पटाखा भी फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है। अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी क्या ये राजनीति करेगी? और इसको तो जनता जनार्दन के बीच जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने नैतिकता खो दी है। जब सत्ता में थे खूब लूट खसोट किए, परिवार के सिवाय किसी को इन्होंने बख्शा नहीं। और पैरवी किसके करते थे? दो प्रकार के लोगों की पैरवी करते थे, या तो अपने परिवार की या आतंकवादियों की और माफिया और अपराधियों की। आप सोचो, हर बड़ा अपराधी, हर माफिया सपा का शागिर्द था कि नहीं था? आपने देखा होगा जिन आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला किया था, और जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर हमला किया था, अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी एक फाइल पे साइन किया था, इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। वो तो हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि न्यायपालिका ने बचा लिया, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर निकलते तो फिर विस्फोट करते, फिर हमले करते, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते। आज बहनों और भाइयों, कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज आपकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता।
अगर सुरक्षा में बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में, किसी आम नागरिक की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो उसे मालूम है कि सेंध लगाने के पहले यमराज उसके जीवन की डोर काट करके लेके चले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत को रंग और चमड़ी के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से वो बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है। भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा अपनी बुद्धि अपने पास ही रखें। उन जैसे बुद्धिमान लोग कांग्रेस के लिए मुबारक हों। भारतवासी राष्ट्र और राम को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। भारत के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के आधार भी हैं। भारत का मूल चरित्र राम की चेतना से एक नया संजीवनी प्राप्त करता है। भारत के हर परिवार में राम मर्यादा के आदर्श माने गए हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक राम हैं। भारत की राजनीतिक एकता के, जिसमें गरीब कल्याण है, जिसमें सबका साथ और सबका विकास का भाव है, सर्वे संतु निरामया का भाव निहित है, इसकी मूल चेतना प्रभु श्री राम से प्राप्त होती है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए गौरव का विषय है। जो भारत और भारतीयता पर जिनका विश्वास नहीं, जो हमेशा अच्छे कार्य के लिए जिनको शर्मिंदगी महसूस होती है, ईश्वर करे उनको ये शर्मिंदगी हमेशा मिलती रहे। लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी
जो लोग मानवता के कल्याण के पक्षधर हैं, वह हर व्यक्ति राम मंदिर निर्माण से प्रफुल्लित है, आनंदित है और उसको भविष्य की बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे प्राप्त हुई है। आज यही कारण है कि न केवल सनातन धर्मावलंबी बल्कि दुनिया के दर्जनों एम्बेसडर अब तक अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं, वहां के विकास के कार्यों को देख चुके हैं और ये निरंतरता आगे चलती रहेगी। कांग्रेस को अपने इस बुद्धिदाता से के कृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां के किसान आंदोलन में शामिल थे। किसानों को थार गाड़ी से कुचला गया। पीड़ित किसान न्याय के लिए लड़ रहे हैं। किसान खुशहाल होगा तो देश विकसित होगा। सुनिए। सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित भारत की यात्रा नहीं हो पाती। और हम इन बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसी दिन न केवल हमारा किसान बल्कि हमारा देश भी विकसित देश हो जाएगा, खुशहाल देशों में गिनती हो जाएगी। इसलिए अपने किसानों की मदद के लिए चाहे हमें बजट का ज्यादा पैसा देना पड़े, जैसे पहले देने का काम शुरू हुआ था, मंडी से लेकर के और सुविधाएं, चाहे सिंचाई हमें सस्ती देनी पड़ जाए, चाहे हमें बिजली की हमें अपने किसानों की सिंचाई मुफ्त करनी पड़े, हम लोग सिंचाई मुफ्त कर करके अपने किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। बताओ परीक्षा लीक हुई कि नहीं हुई? और उस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया, जिस परीक्षा के लिए सरकार कह रही थी कि हमने बहुत इंतजाम किया है, सुरक्षा बहुत की है। 2 दिन की परीक्षा चलाई थी इन्होंने पुलिस भर्ती की, और जब पुलिस भर्ती का नौजवान पेपर देकर के घर लौटे तो पता लगा कि पुलिस भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। बताओ पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? हमारे ये मुख्यमंत्री पता नहीं कैसे जो लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें पता ही नहीं है लीकेज कहां है। बताओ पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं, ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है, ये 4 साल वाली नौकरी हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी सत्ता में आएंगे, ये 4 साल वाली नौकरी खत्म कर करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी दे करके उन्हें वर्दी पहनाने का काम करेंगे। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारे खाकी वर्दी वाले भी थोड़ा बहुत हम लोगों को परेशान करते हैं। ये खाकी वर्दी वाले भाई लोग हैं, कभी कभी हम लोगों को डराते हैं, लेकिन हम आपसे कहते हैं मनी मन ये भी आपके साथ हैं। इधर जब से हम लोगों ने बताया है इनको कि ये जो फौज की नौकरी 4 साल की हो गई है, अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आ गई तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, इन खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे वो लोग। ये बोलते हैं कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि 3 साल की नौकरी हो जाएगी। मैंने इनसे पूछा और पत्रकार साथियों को जवाब दिया कि क्या आपको पता था कि फौज की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बीजेपी भेज देगी? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बीजेपी भेज देगी? क्या आपको पता था ट्रेनें भेज देगी बीजेपी?
क्या आपको पता था स्टेशन बेच देगी बीजेपी? क्या पता था आपको टेलीफोन वाली कंपनियां बेच देगी बीजेपी? क्या पता था कि आपको LIC बेच देगी बीजेपी? बताओ, ये बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और जो हमारे जागरूक नौजवान UPSC IAS की तैयारी करते होंगे, IPS की, वो जानते होंगे, क्या आपको पता था कि ऊपर से भर्ती IAS की हो जाएगी लेटरल एंट्री से? क्या आपको पता था कि 3 साल के बाद वो भारत छोड़ के चले जाएंगे लेटरल एंट्री वाले? क्या आपको पता था सरकारी नौकरियां खत्म करके ये संविदा नौकरी भी कर देंगे? तो जब ये नहीं पता था तो याद रखना, अभी तो इन्होंने फौज की नौकरी की है, सरकार की नौकरियां संविदा पे कर देंगे और पुलिस की नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान? खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रायबरेली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान देते हुए कहा कि अडानी अंबानी के नाम वाले बयान पर प्रधानमंत्री पर तंज कसा और सलाह दी कि पहले हमारे घोषणा पत्र को पढ़ लें, फिर टिप्पणी करें। साथ ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के लिए बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट मिलने पर उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि बीजेपी की सरकार और उनके नेता महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, चलिए सुनवाते हैं हमको। आप उसी चीज पे अटके हुए हैं ना। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दें, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। देखिए, ये लग रहा है कि मोदी जी भी मजबूर हो गए इन नाम को लेने पे। और जो उन्होंने कहा है कि राहुल जी ने नाम लेना बंद किया, ये भी एकदम गलत है। रोज रोज तो राहुल जी नाम ले रहे हैं, रोज रोज बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो मेरी सलाह ये है उन्हें, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बात ये कर रहे हैं वो लिखी नहीं है। चाहता है कि भाजपा की सरकार जो है और उनके नेता जो है वो महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दिए, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े हैं महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब उनके लिए चुनावी जुमले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। खबर मथुरा से है, जहां दर्शन करने आए 14 श्रद्धालु फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। श्रद्धालु की हालत बिगड़ने पर वृंदावन के CHC में उन्हें भर्ती कराया गया। CMS डॉक्टर विनीत यादव ने बताया कि देर रात खाने में पनीर का आइटम खाने के बाद श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। मरीजों में 13 महिला और 1 पुरुष है, जिनमें से कुछ श्रद्धालुओं को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए श्रद्धालु और पनीर खाने की वजह से हमारे यहाँ सुबह 6 बजे करीब 14 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार आए हैं, जो बिरला मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुके हुए थे और ये लोग सीकर राजस्थान के मूल निवासी हैं। इसमें 14 में 13 महिलाएं थीं और 1 पुरुष हैं। सारे इन्हीं लोगों ने बताया कि हमने रात को सब्जी में पनीर खाया था, तब से उनके पेट दर्द
और लूज मोशन और वॉमिटिंग की शिकायत से आए थे। अभी अस्पताल में करीब कितने लोग एडमिट हैं? अभी हमारे पास 3 पेशेंट बचे हुए हैं और बाकी ठीक हो गए हैं और उन्हें अपनी मर्जी से, चूंकि उनकी बस थी तो अपनी मर्जी से चले गए हैं और उन्हें रास्ते के लिए कोई दिक्कत ना हो इसलिए उन्हें दवा, मेडिसिन किट, ORS वगैरह दे दिए गए। देखिए, जो जानकारी में आया है, बिरला मंदिर धर्मशाला है, वहाँ पर राजस्थान सीकर से कुछ लोग आए हुए थे जो वहाँ रात में रुके थे। रात में उन लोगों ने वहाँ भोजन किया, उसके बाद उसमें से 10 लोगों की तबीयत कुछ ख़राब हुई, उनको वोमिटिंग और लूज मोशन की शिकायत हुई थी। जो हमारा वृंदावन में सौसैया हॉस्पिटल, वहाँ वो लोग एडमिट हुए थे, जिसमें से 4 लोग अब डिस्चार्ज होकर के चले गए हैं। अभी 6 लोग हैं, सभी की स्थिति सामान्य है, सब कहीं कोई मतलब अप्रिय स्थिति नहीं है। इस बारे में जो हमारी खाद्य टीम है उसको मैंने अभी रवाना किया हुआ है कि बिरला मंदिर में जाकर के देखें किस तरह की घटना क्यों हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनका कहना है कि पनीर आदि की सब्जी रात में खाए थे उससे प्रॉब्लम हुई है। तो जो भी है कारण, उसके कारण को हम लोग देखते हैं क्या क्या कारण है और भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए हम लोग प्रयास और इसके लिए हम लोग। अगली खबर मथुरा से है, जहां गुरुवार से 3 दिन तक बाहरी गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया है। 9 मई से लेकर 11 मई तक यातायात के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के मौके पर वृंदावन में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही। छचिकरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने पार्किंग की व्यवस्था की गई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर से डायल 112 के पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर से, जहां पर डायल 112 के पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की गई। गांव में भूमि विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर जमीन पर हो रहे निर्माण को रोकने पर आक्रोश भड़क गया और एक पक्ष ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की। पुलिसकर्मियों का फोन छीनकर तोड़ने के आरोप लगे हैं और जलालपुर थाना क्षेत्र कन्नूपुर गांव का यह मामला है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन पर हो रहे निर्माण को रोकने पर आक्रोश भड़क गया और गांव में भूमि विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और 112 के पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की गई है। तो अंबेडकर नगर से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि डायल 112 के पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की गई है। आपको यह भी बता दें कि भूमि विवाद की सूचना थी और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की गई। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 2 सगी बहनों की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि एक शव फांसी के फंदे और दूसरा शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। घटना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के सफरी गांव की बताई गई। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। मामला खुनुआ बॉर्डर के बजहा मार्ग सेखुइया गांव के पास का बताया गया। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में महिला ने 40 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। महिला ने ब्लॉक में तैनात कर्मी पर समूह सखी से उसका नाम हटाने का आरोप लगाया है। महिला ने सीएम योगी के आने पर और मामले का संज्ञान लेने पर ही पेड़ से उतरने की बात कही है। पुलिस और राजस्व टीम महिला को समझाने में लगी हुई। कौन कौन आए? बढ़ाए रहू गुरु। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।